Okay. So magnetic fields due to electric current इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर आगे बढ़ रही है और पिछले 5 डिफरेंट लेक्चर्स में हमने एक जनरलाइजेशन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट समझने की कोशिश की बाय यूजिंग द Oersted experiment, Oersted discovery, and then later on by using the Biot-Savart law. And in last couple of lectures, we have sorted out the magnetic induction for the different possible geometries of the conductors, considered in the form of a straight wire or arc. अब ये सारा मामला या ये सारा डिस्कशन होने के बाद आपको एक बात तो ये समझ में आ गई है कि अगर हम बियो-सवार्ट लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट लाइक उसको मैं एक फॉर्मेट में आपके सामने लिखूं, तो कुछ ऐसा है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देन इट कंटिन्यूज आई dl साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग या काइंड ऑफ इंटीग्रेशन या काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स समझने पड़ते हैं। अब जैसे एक वायर का ही केस आप ले लें, अगर एक वायर के लिए मान लें मैं एक इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट वायर बना लेता हूँ, इसके रेफरेंस में अगर हम कहते हैं कि करंट आई फ्लो हो रहा है और कहीं हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया, तो हमारे पास इसके मैग्नेटिक इंडक्शन के अलग अलग फॉर्मूलीज हैं। जैसे कि अगर ये फुल्ली एक इनफाइनाइट वायर है तो आंसर आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इफ आर इज द सेपरेशन, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ वायर एंड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन अगर यही वायर फाइनाइट बन जाती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यही वायर अगर सेमी इनफाइनाइट होती है, पॉइंट एंड पर आता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यही वायर अगर सेमी इनफाइनाइट होती है और पॉइंट एंड पर ना आते हुए किसी रैंडम लोकेशन पर आता है तो फिर फॉर्मूला चेंज होता है। अब इस वायर को अगर हम एक सर्कुलर आर्क का शेप दे देते हैं, देन वी हैव अनदर फॉर्मूला टू कंसीडर एंड सो ऑन। तो बहुत अच्छी बात है कि हम इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन पता कर पाते हैं कि किसी गिवन पॉइंट पर किसी गिवन कंडक्टर के शेप के हिसाब से उसकी पोजीशन और लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसका मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो सकता है। बट इट्स अ हेक्टिक टास्क। देखा जाए तो इसमें हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। लोकेशंस आइडेंटिफाई करो, डिस्टेंसेस गिनो, इंटीग्रेशन करो जरूरत के हिसाब से, और शेप ऑफ कंडक्टर को भी समझो कि कैसा शेप है और क्या कंट्रीब्यूशन वो वहां पे बनाएगा एंड सो ऑन। तो ये एक हेक्टिक टास्क हो जाता है, काफी सारा काम हमको इसमें करना पड़ता है। तो क्या इसी तरीके के मैग्नेटिक इंडक्शन को पता करने का, मैग्नेटिक इंडक्शन को कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई अल्टरनेट और सिंपल तरीका हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही थॉट प्रोसेस आपने बनानी है जैसे कि कूलम्स लॉ का आप इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्सेस लिखते हैं। लेकिन गॉस लॉ का भी इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्सेस को लिख सकते हो। लेकिन हम ये जानते हैं कि कूलम्स लॉ में काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपैरेटिव टू गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस कितने हैं देखते हैं, एंड डायरेक्टली वी राइट फ्लक्स इक्वेशन, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड लेटर ऑन हम उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन में बिल्कुल एक या दो स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। वही काम अगर हम कूलम्स लॉ में करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हमको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारा कैलकुलस हैंडल करना पड़ेगा। तो एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन या कह लीजिए कि एक काइंड ऑफ आसानी की तरफ हम जाते हैं कि सेम आंसर्स हमें मिलेंगे बट इजी तरीके से, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ हम चाहते हैं गॉस लॉ फिर। तो वैसे ही क्या यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शंस के लिए कोई हमारे पास सिंपल लॉ बनाया जा सकता है क्या? इस तरीके की सर्च या इस तरीके के थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस होने लगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पर अलग अलग इसमें काम किए। लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंटली जिसका वर्क, जिस साइंटिस्ट का वर्क इसमें कंट्रीब्यूट करता है और सबसे आसान सी इक्वेशन हमारे सामने लेकर के आता है, वो है एम्पियर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। ओके,
रीजन क्या है इसको पढ़ने का, इसको समझने का रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया। हमें चाहिए आसानी, हमें चाहिए इजीनेस, हमें चाहिए डायरेक्ट आंसर, एक दो स्टेप में आंसर चाहिए हमको। शेप और ये और वो सारी चीजों के झंझट में हम नहीं जाना चाहते, लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस के झंझट में हम नहीं जाना चाहते। हमको जल्दी से जल्दी विद इन 4-5 स्टेप्स कह लीजिए, विद इन 2-3 स्टेप्स कह लीजिए, या विद इन 1 स्टेप हमको आंसर चाहिए। इसलिए हम बियो-सावर्ट लॉ से एक मॉडिफाइड और एक और सिंपल अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या है? एम्पियर्स लॉ। ओके, सो थियरी एग्जामिनेशन में भी हमारे, मैं कहता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार थियरी पेपर्स में पूछा भी गया है एज अ स्टेटमेंट। अब एम्पियर ने हमको एक बड़ी मजेदार बात बताई, आसान बात बताई। सारे खेल को उन्होंने एकदम आसान करके रख दिया, ठीक है ना? पूरा जो कैलकुलेशन है उसको आसान करके रख दिया। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। एक सिंगल वायर के लिए यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर यहाँ पे 4-5 वायर होते तो आप तो बुरी तरीके से फंस जाते। 4-5 फॉर्मूले लिख के फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर कैलकुलेशन, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ करना पड़ता आपको। तो इस तरीके के सभी लंबे चौड़े कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं तो आइए एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करिए। ठीक है, समझ आ रहा है? इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ बच्चों आपको कि हम क्यों पढ़ रहे हैं? यस। अब एम्पियर ने क्या कहा कि अगर किसी जगह पर, किसी स्पेस में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, कुछ वायर्स में, और लेट दैट वायर्स ऑफ एनी साइज, एनी शेप, एनी डायमेंशन, कैसे भी हैं, आड़े टेढ़े सीधे, कर्व्ड है, स्ट्रेट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जो मर्जी वो शेप ले लो। उनका बस कहना ये है कि अगर किसी जगह पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो मैं एक 3-4 वायर यहाँ पे बना देता हूँ। लेट्स से कि ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, इसी तरीके से यहाँ एक तीसरी वायर है, लेट्स से। और लेट्स से कि इसमें कुछ अलग अलग करंट्स जा रहे हैं, I1, I2, डायरेक्शन में भी अलग है, मान लीजिए I3 एंड सो ऑन। अब एम्पियर का ये कहना है कि किसी जगह पे, किसी स्पेस में, किसी कंडक्टर्स में से अगर करंट जा रहे हैं और उसके सराउंडिंग स्पेस में आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, तो आप जितने भी ऐसे वायर्स हैं, जितने भी ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके वजह से डेवलप होने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उनको आप एक क्लोज लूप में बंद कर दें। सबसे पहले आप उनको एक क्लोज लूप में बंद कर दें। मतलब इन तीनों वायर्स का मैग्नेटिक इंडक्शन इसके सराउंडिंग स्पेस में आपको निकालना है, तो आप इनके लिए एक क्लोज लूप बना ले। याद करिए, एग्जैक्टली सिमिलर काम हम लोग करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे, एक क्लोज लूप बनाते थे वहां पर भी, तो वैसे ही यहाँ पे हम एक क्लोज लूप बनाएंगे। अब एम्पियर का बस कहना इतना सा है कि इस क्लोज लूप में, जिसको हमने ऐसे छोटे छोटे डीएल वाले एलिमेंट से मिलकर बनाया है, मान लो ये एक डीएल एलिमेंट है, तो ऐसे छोटे 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 डीएल 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 वाले एलिमेंट्स को मिला करके ये ऐसे घूमते हुए हम ये पूरा क्लोज लूप बना लेते हैं। अब इसके अंदर, इस रीजन में जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, अगर वो बी है, अगर वो बी है, तो एम्पियर का कहना है कि इस पर एक क्लोज लूप इंटीग्रेशन कर दें बिटवीन बी एंड डीएल। ठीक है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन कर दें बिटवीन व्हाट? बी एंड डीएल। डीएल इज अ पार्ट ऑफ दैट लूप, डीएल इज एन एलिमेंट ऑफ दैट लूप। ऐसे डीएल डीएल मिला के आपने अपनी मर्जी से ये लूप बनाया है, छोटा बड़ा, जितने वायर्स को अंदर लेना चाहते हो उतनी वायर्स को लो, जितने वायर्स को बाहर छोड़ना चाहते हो उतने वायर्स को छोड़ो, जिस रीजन में लेना चाहते हो उस रीजन में लो, एंड सो ऑन। तो आपने जो भी यहाँ पे लूप बनाया ना, उसके लूप के अंदर जो मैग्नेटिज्म आएगा, लूप के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, उसको और लूप के छोटी सी लेंथ को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। That will be equal to mu naught times of net current flowing through it। अब इसमें जितना भी टोटल करंट लूप के अंदर से जा रहा होगा वो सब जोड़ना है आपने, सब कंबाइन करना है। अब नेट का मतलब कभी कभी प्लस भी होगा, कभी कभी माइनस भी होगा, दोनों ये प्लस हो सकते हैं, ये तीसरा माइनस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो वो कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, हम बाद में समझेंगे। इतना समझ लें कि यहाँ पे ये टोटल करंट बता रहा है। तो ये है एम्पियर्स लॉ। ठीक हो रही है बात? अब जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने यहाँ एक लूप बनाया, ये लूप बनाया मैंने ऐसे, अब एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इस लूप में मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा 0। यस। क्यों 0? क्योंकि इस लूप के अंदर कोई करंट का एलिमेंट ही नहीं है, इसके अंदर कोई करंट जा ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो हमने बोलना है आई नेट इस लूप के हिसाब से 0। अब मैं अपनी मर्जी जहां चाहे मैं वहां लूप बनाऊं, मैं मेरी मर्जी है।
ठीक है, तो अगर उस लूप के एरिया में से कोई करंट जा रहा है तो मैं उसको काउंट करूंगा, नहीं जा रहा है तो मैं जीरो बोल दूंगा, एंड अकॉर्डिंगली आई विल जस्ट अप्लाई द सिचुएशन। अच्छा, मैथमेटिकली इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन ये क्लोज लूप इंटीग्रेशन का साइन हो गया। मैथमेटिकली बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। ठीक हो गई बात, बिकॉज ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, सर ये cos थीटा क्या है, कहां से आया ये cos थीटा? तो लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज बच्चों एक ऐसी स्ट्रेट वायर है और हमारा मानना ये है कि इसमें करंट चल रहा है आई, और पॉइंट पी पे आपने ना मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है किसी पॉइंट पी तक। इसका सेपरेशन बेटा आपका है आर। तो एकदम आसान तरीका, आप क्या करो, यहाँ पे क्लोज लूप बनाओ। बना दिया आपने क्लोज लूप। तो यहाँ ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करोगे ना, ये एलिमेंट आपका क्या हो गया? डीएल। ठीक है, ऐसे डीएल 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 मिला के ही अब लूप बनाते वक्त हम कुछ इमेजिन करेंगे ना, ऐसा मैग्नेटिज्म आ रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है एंड सो ऑन। यस। ठीक, तो यहाँ पे जो एलिमेंट हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये अपनी मर्जी से, मैं इसको उल्टा भी घुमा सकता हूँ अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, मैं यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ ऐसे, तो मैं उसका एक सेंस इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने क्लोज लूप इस तरीके से इमेजिन किया। अब जरा सोचो कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा उसका सेंस कैसा रहेगा? तो बेटा उसका सेंस भी ऐसा ही रहेगा। सोच के देखो आप, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो अब आप गौर करो और मुझे बताओ कि डीएल और डीबी में एंगल कितना बनेगा? जीरो। जीरो, शाबाश, क्योंकि दोनों का सेंस सेम है। दोनों का जो सेंस है वो कैसा है? सेम। सेम है। तो आप डीएल डीबी का एंगल ले लोगे जीरो, तो यहाँ पे आपने कॉस जीरो लिख देना है। फिर जो भी बी डीएल है उसको आप इंटीग्रेट करो। अब देखो, मैं एक ही स्टेप में ये काम तमाम करता हूँ, एक ही स्टेप में, आपको बड़ा मजा आएगा देख के। सिंगल स्टेप है, ध्यान से देखो। ये हो गया बेटा क्लोज लूप इंटीग्रेशन, बी डीएल, ये हो गया कॉस जीरो म्यू नॉट, करंट एक ही है खाली इसमें आई, एक से ज्यादा तो करंट है नहीं, तो मैंने आई ले लिया। अब कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, बी एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन चलेगा डीएल पे, म्यू नॉट आई। सोच के बताओ, डीएल एक सर्कल का एलिमेंट है, तो डीएल ऐसे एलिमेंट्स को अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिलेगा? यस। इसका मतलब 2 पाई आर, करेक्ट है? यस। बी का आंसर देखो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। खेल खत्म, ये वही आंसर है जो हमने इससे पहले निकाला था। लेकिन यहां निकालते वक्त, ये बियोट-सावर्त लॉ अप्लाई करते वक्त 50 स्टेप लेने पड़े अपने को, ऐसा वैसा ये वो। यहाँ बिल्कुल एक दो स्टेप में ही आ गया, फिर भी मैंने ये ज्यादा लिखा। अगर मुझे फौरन समझ में आता है तो मैं अगली ही स्टेप में आंसर लिख दूं यहाँ। अब इसमें अगर 2 3 4 5 जितने भी वायर्स आएंगे तो क्या मुझे, मैं बस उनका नेट वैल्यू ले लूंगा या करंट का, और कुछ नहीं करना मुझे। करेक्ट है ना बात? यस। लेकिन अगर यहाँ 4 5 वायर होते हैं और मैं अगर बियोट-सावर्त लॉ अप्लाई करते बैठूंगा, तो उस केस में मुझे हर एक वायर का कंट्रीब्यूशन, उसकी डायरेक्शन और उसकी नेट वैल्यू, उसका डिस्टेंस, सब फिर बाद में प्लस या माइनस, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, वो सब हट जाता है। सीधे स्टेप में डायरेक्ट आंसर आता है। सिर्फ इतना देखना है कि टोटल करंट कितना चल रहा है। तो ये जो दो स्टेटमेंट आपके सामने लिखे गए हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। इन्हें कहते हैं एम्पियर्स सर्किट लॉ। कभी कभी नहीं नहीं, एम्पियर्स लॉ, नॉट सर्किट लॉ, एम्पियर्स लॉ कहते हैं। ये क्लोज लूप पर अप्लाई किया जाएगा, ये याद रखें। लूप की चॉइस हमारा फ्रीडम है, हम जिस जगह पे जैसे चाहें वैसे लूप चॉइस कर सकते हैं। जिस अंदाज में, जिस शेप में हम लूप को चॉइस करना चाहते हैं, उस शेप में हम कंसिडर करेंगे। लूप की लेंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जैसे शेप का आप लूप को चाहिए, बस वैसा शेप कंसिडर करें। लेकिन एक छोटी सी चीज का ख्याल रखें कि एंगल थीटा को ठीक से पहचानें, ठीक है? अब एम्पियर्स लॉ को अगर हम स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहते हैं कि भाई इसका स्टेटमेंट क्या बनता है, तो वी हैव दिस स्टेटमेंट हियर। अब स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ें आप सभी। लाइन इंटीग्रल, या कह सकते हैं क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मतलब ये म्यू नॉट, ठीक है ना? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस टाइम्स
टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। जो पाथ आपने बाउंड किया है उसके अंदर से टोटल करंट जितना भी आ रहा है जा रहा है सब जोड़ के नेट वैल्यू निकाल ले। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट विल बिकम इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी एंड डी एल। गेटिंग इट राइट? यस। तो ये है अपना एम्पियर्स लॉ। अब इसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें आपने याद रखनी है। जैसे कि पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखें अच्छे से कि ये सारा कैलकुलेशन करते वक्त लाइन इंटीग्रल में इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ पाथ ऑफ पोजीशन ऑफ द वायर है। वायर का शेप कैसा है, वायर कैसी है, स्ट्रेट है, इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, आर्क है, ये है वो है, कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, अगर ये वायर बेटा मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं ना, ये ऐसे बना दूं, ये देखो ये ऐसी बना दूं अगर मैं वायर, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मेरा वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि मैंने वायर को सीधा और फिर बाद में टेढ़ा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे ये देखना है कि लूप में से करंट कितना जा रहा है, दैट्स इट। जो क्लोज एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया उसमें से करंट कितना आ रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ पाथ एंड पोजीशन ऑफ द वायर इन इट। ठीक है, अच्छा वायर कहाँ रखता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, उधर रखता हूँ, उधर रखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एनीवेयर। अब जैसे 3 वायर हैं अलग अलग पोजीशन पे, आंसर्स वही आएंगे जो आने चाहिए, तो आसानी हो गई कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे आप ये बताओ, ये यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर मैं ये कहता हूं कि ये 0 तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। नहीं, गलत बात। फ्लोइंग करंट 0। कहां जा रहा है? यस, हाँ, तो वो परपेंडिकुलर सेंस में ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 90 करके, लेकिन बेसिकली इसका एंड रिजल्ट ये है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर हो रहा है वो तो और बात है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट तो ये है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये दोनों का इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? क्लोज लूप में नेट करंट 0। हाँ, लूप में से कोई करंट नहीं है, नो करंट, नो करंट इन, लूप। या सीधे सीधे ऐसे लिख दूं, इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा, आई नेट 0 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है, इसका ये मतलब नहीं है, ये गलत फहमी मत पालो, नहीं तो तुम बोलेंगे सर इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन ही नहीं। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लूप बनाया, तो इस लूप के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां मैंने ये लूप चॉइस किया है वहां पर उस लूप के पॉइंट ऑफ व्यू में, उस लूप के एरिया में कोई डायरेक्ट करंट नहीं जा रहा है। लेकिन लेकिन हो सकता है कि इन वायर्स का मैग्नेटिक इंडक्शन इस जगह बने। हाँ, ये बात जरा क्लियर कर लो कि बी डॉट डीएल का 0 होना गारंटी करता है कि करंट नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी वो नहीं करेगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है, इसकी गारंटी नहीं करेगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। बात समझ आई बच्चों? यस सर। means no current in the closed area, however magnetic field may exist, हाँ? जरूरी नहीं कि exist ही करे, may exist की बात चल रही है, exist हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। getting the point? अब तीसरी और सबसे अहम बात बेटा आपके सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट तो कंफ्यूज होते ही होते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। डायरेक्शन कैसे लें, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे माने? एक ओपिनियन तो ये है कि भाई आप थीटा पकड़ लो, थीटा अगर 0 से 90 के दरमियान का आ गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, अब 90 चला गया 180 तक तो नेगेटिव आएगा। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर बार फिर थीटा ढूंढते बैठना पड़ेगा। तो इसका मैं एक बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आपने डायरेक्शन कैसी लेनी है। बहुत गौर से देखें बच्चों, ये 2 वायर्स में आपके सामने रखता हूं और इस करंट को मैं यहां ले लेता हूं I1 और एक दूसरी वायर बेटा मैं साइड में ले लेता हूं, चलो ताकि मैं समझा सकूं आपको, और ये करंट बेटा मैंने ले लिया I2। अब मुझे पॉइंट P पर मानते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन आइडेंटिफाई करना है, ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन आइडेंटिफाई करना है, यहां पर भी मुझे पॉइंट P के रेफरेंस में मैग्नेटिक इंडक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने एम्पियर्स लॉ लगाने के हिसाब से यहाँ पे क्लोज लूप को चॉइस किया। अब इसके लिए इस तरीके का डीएल मैंने चॉइस किया, अब यहां पर भी मैंने क्लोज लूप चॉइस किया ताकि मैं मैग्नेटिक इंडक्शन आसानी से ढूंढ सकूं, और इसके लिए मैंने जो डीएल चॉइस किया वो ऐसे लिया। अच्छा, ये डीएल कैसा होगा ये भी आपकी मर्जी है, कोई टेंशन मत लो, रिवर्स भी ले सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे एक बात बताओ
कि इस वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन का सेंस कैसा है? Same as real. ऐसा है, Yes. ठीक है ना? तो बच्चों ये वायर का करंट पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा, मतलब वो करंट जो उसी तरीके के मैग्नेटिक इंडक्शन को बनाता है जैसे सेंस में डीएल लिया गया है, तो वो करंट कैसा माना जाएगा? Positive. पॉजिटिव। अच्छा, अब ये बताओ कि I2 कैसा है? I2 की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होने वाले हैं वो कैसे होंगे? Opposite. ये ऐसे आएंगे। तो एक ऐसा करंट जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के अपोजिट सेंस में आता है, ये फौरन देखते ही समझ में आएगा राइट हैंड थंब रूल से अपने को, फौरन एंगल विंगल के टेंशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा करंट जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के सेंस के अपोजिट है, तो ऐसे करंट को हम क्या मानेंगे? Negative. नेगेटिव मानेंगे। और ऐसा करंट जिसकी वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन उसी सेंस में आ रहा है जिस सेंस में डीएल है, तो ऐसे करंट को हमने क्या मानना है? Positive. पॉजिटिव मानना है, ठीक है ना? एकदम आसान सा रूल यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की, कोई इसको मैं ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान से समझ में आने वाला रूल मैंने आपके सामने रखा। मैं फिर एक बार इस बात को रिपीट करता हूं कि वो करंट जिसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन उसी सेंस में आ रहा है जिस सेंस में डीएल चॉइस किया गया है, तो वो करंट अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू को एक्वायर करेगा। और एक ऐसा करंट जिसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के सेंस के अपोजिट आ रहा है, तो उस करंट को हम मानेंगे नेगेटिव। क्लियर हो रही है बच्चों बात? Yes. ओके, इसे भूलना नहीं। एक बार फिर रिपीट करूं मैं अगर आप चाहें तो। कौन सा करंट पॉजिटिव होगा? DL के same. जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के सेम सेंस में आता है। और कौन सा करंट नेगेटिव होगा? Opposite to DL. जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के सेंस के अपोजिट आता है, उसको नेगेटिव। अब देखा जाए तो यहाँ एंगल 0 है और देखा जाए तो यहाँ एंगल 180 है, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ और वो नेगेटिव हुआ। 180 cos 180 is -1 and cos 0 is +1, देखा जाए तो। लेकिन हम एंगल से जज नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे सीधे जज करेंगे, सीधे सीधे कंसिडरेशन लगाएंगे कि इफ B and DL are in the same sense, तो करस्पॉन्डिंग करंट पॉजिटिव हो गया। B and DL are in the opposite sense, and the corresponding current is negative. That's it. अब आओ इस बात को समझते हुए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा पहले, फिर मैं इसके एप्लीकेशंस पर बात करूंगा। अब आपने मुझे फटाफट इन चीजों पे आंसर करना है। आपको एक 2-3 अलग अलग लूप्स दिए गए हैं और ये उसकी डायग्राम है। अब आपने क्या करना है कि इन लूप्स को मानते हुए L1, L2, L3 आपने एम्पियर्स लॉ लिखना है ठीक ठाक तरीके से और बताना है कि क्या उसके रिजल्ट्स डेवलप होते हैं। तो लूप 1 के लिए अगर हम अपना काम करते हैं, और लूप L1, तो इंटीग्रेशन चलेगा B.dl चले इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आप बताएं टोटल करंट क्या है? I1 तो plus ये I2. L1 है, ये I1 है, ये I2। इस सेगमेंट में से, इस चॉइस किए गए लूप में से, इस एरिया में से दो करंट जा रहे हैं। हालांकि वायर का शेप टेढ़ा मेढ़ा है, कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, रहता कि नहीं टेढ़ा मेढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब I1 जो करंट है वो जिस तरीके का मैग्नेटिक इंडक्शन बनाने वाला है, क्या लूप का सेंस भी वैसा ही है? Yes. राइट हैंड थंब रूल से चेक करो, I1 का मैग्नेटिक इंडक्शन उसी सेंस में जाएगा जिस सेंस में हमने ये लूप को चॉइस किया है। तो I1 को कैसा माना जाएगा? Positive. पॉजिटिव। और I2 का मैग्नेटिक इंडक्शन चेक करो, I2 का मैग्नेटिक इंडक्शन राइट हैंड थंब रूल से करंट नीचे ऐसे घूम रहा है और हमने जो लूप चॉइस किया वो उसके अपोजिट है, Yes. तो I2 कैसा माना जाएगा? Negative. तो आंसर क्या आएगा? I1 minus I2. शाबाश, वेरी गुड। ये मामला हो गया फॉर लूप 1। अब काम करते हैं फॉर लूप 2 और लूप L2। यहां तो ऐसे ही लिखेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन BDL, कोई टेंशन नहीं है, म्यू नॉट, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब लूप L2 में 3 करंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। I1 भी जा रहा है यहां से, I2 भी जा रहा है यहां से, और ये साथ साथ I4 भी जा रहा है। I4 is also coming in it. Yes. अब जिस तरीके से ये लूप चॉइस किया गया है, I4 का मैग्नेटिक इंडक्शन इस लूप के सेंस में ही आ रहा है, Yes. Yes. तो I4 कैसा हो गया? पॉजिटिव। Positive. I1 भी कैसा हो गया?
Positive. Positive. पॉजिटिव। I2 कैसा हो जाएगा? Negative. क्यों Negative. नेगेटिव होगा बेटा? Opposite sense. Opposite sense. अपोजिट सेंस में आ रहा है, तो क्या इसका आंसर हम ऐसे लिखें? I1 प्लस I4. I4 माइनस I2। करेक्ट हो गई बात? Yes. अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और लूप L3 B डॉट DL बिना सोचे समझे, 0. दैट्स इट, खत्म, खेल खत्म। इस लूप से या इस एरिया में से, बाउंडेड एरिया जो यहाँ बन रहा है, इसमें से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, Yes. तो 0 आएगा आंसर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इफ इट इज 0 देन व्हाट एक्चुअली इट मींस? करंट जीरो Current रेट। 0 है but करंट 0 है, बस बस इतना ही, इसके आगे कोई दूसरा कमेंट ही नहीं बनता है। डोंट से दैट के मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0, नो, वी कांट कमेंट, वी कांट कमेंट। हो सकता है वो 0 हो सकता है ना भी हो, हमें पता नहीं, वी डोंट नो, बट वी विल गारंटी इट कि करंट पक्का 0 है यहाँ पे, इसलिए Yes. हमने इसकी नेट वैल्यू को 0 चल के लिखा आगे। क्लियर हो गया बच्चों बात? Yes. अब आइए इसी सेंस में एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि और आगे बढ़ूं, मैं और एक दो तीन बातें आपके सामने रखता हूं। लेट्स से बच्चों के हमने एक ऐसा लूप चॉइस किया, बहुत ध्यान से सुनना, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। कंफ्यूजन जो होगा ना, वो सिर्फ ज्योमेट्री की वजह से होगा। तो हमने जो लूप चॉइस किया वो ऐसा, DL ऐसा। अब इसमें टोटल 4 करंट्स चल रहे हैं, I1, I2, I3, I4। अब आप बोलेंगे वायर कहाँ है, करंट कहाँ है कि नहीं? ऐसा लगेगा ना तुमको? कैमरे में देखो, वायर है ये। अगर वायर को ऐसे होल्ड करूं मैं, तो आपको क्या दिख रहा है? खाली उसका एंड, एज, ऊपरी हिस्सा, एंड, Yes. तो बाकी कहाँ गया? पेन कहाँ है फिर? पीछे की तरफ है ऐसा, तो यहाँ वायर कहाँ है? पीछे। उसके पीछे। जैसे इमेजिन करो कि इस अरेंजमेंट को तुम ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ये फिंगर्स अपनी बंद कर लो, ऐसे इसको ऊपर से देखो ऐसा, तो क्या उंगलियां ऐसी दिखाई देती हैं क्या? देख लो, उंगलियां ऐसी दिखाई देती हैं, कैमरे में देखो, है ना भाई, पूरी उंगली है ना मेरी ये। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं मेरी उंगलियां ऐसी है, तब तो फिर चौंकने वाली बात हो जाएगी, ये क्या सर, कौन से प्राणी है फिर? पूरा है ना भाई, ठीक है ना? तो वेयर द वायर्स आर, द लेंथ ऑफ द वायर इज गोइंग Back side. परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रही है, पेपर के अंदर गई हो। अब मुझे इसमें एम्पियर्स लॉ लिख के बताओ आप। तो शुरुआती कहानी तो यही होगी बेटा, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, ब्रैकेट में टोटल वैल्यू ऑफ करंट आपने लिखनी है। सोच समझ के बताओ क्या क्या लिखो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। I1 प्लस I2 बाई 4 Minus सुनो I1 ना, प्लस I2 I1 करंट कहाँ है? बाहर आ रहा है। Yes. अगर करंट बाहर आ रहा है तो राइट हैंड का थंब जो है ऐसे बाहर दिखाओ, तो सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही बनेगा जैसा ये DL चॉइस किया गया है। Yes. सोचो, करो इसको, करो, प्रैक्टिस करो, फिजिकली इसको करके देखो, अरेंजमेंट करो हाथ का अपने। करंट बाहर आ रहा है तो लूप ऐसा ही बनेगा, ये करंट बाहर आ रहा है तो लूप ऐसा ही बनेगा, पेपर पे बनाओ लूप, लूप वैसा ही बनेगा जिस सेंस में हमने DL बनाया है। तो B और DL का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मतलब करंट कैसा लिया जाएगा? Positive. पॉजिटिव। तो I1 तो आ गया खुशी खुशी। व्हाट अबाउट I2? Positive. वेरी गुड। व्हाट अबाउट I3? Negative. 0. I3 को काउंट ही नहीं करेंगे, I3 हमारे घर में नहीं है ना, हाँ. तो उसको क्या लेना देना, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, नो रेफरेंस। बाहर तुम्हारे पास लाख चीजें हो, हमारे लिए करंट का कैलकुलेशन सिर्फ उस बाउंडेड एरिया में किया जाएगा जहां पे हमने लूप बनाया है। तो I3 एक्सक्लूडेड, छोड़ दिया गया I3 को। व्हाट अबाउट I4? Negative. तो ये लिखना पड़ेगा -I4, ऐसा आएगा आंसर इसका। इस तरीके से डायग्राम अक्सर दी जाती है, तब वहां बच्चे परेशान होते, सर वायर इतनी दिख रही क्या करना। तो मैंने इंटेंशनली ये प्रॉब्लम आपके सामने रखा।
आगे चल के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे अरेंजमेंट दिए हुए होंगे, तो डरना नहीं है। क्लियर हो रही है बेटा बात? यस। ओके, चलिए अब इसी को हैंडल करते हुए एक बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और इसके आंसर्स आपने मुझे अभी फटाफट दे देने हैं, बिना किसी टाइम पास के। बिल्कुल तेजी से आपने इसके आंसर देने हैं मुझे। आपको एक मैच द कॉलम वाला अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। ये है इसका अरेंजमेंट टेबल, और ये लूप्स हैं, 3 वायर्स हैं यहाँ पे, ये लूप्स हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट वायर्स। अच्छे से देखें, हर वायर को पहचाने, सब में करंट आई ही जा रहा है। सिर्फ देखना ये है कि डायरेक्शंस कैसी हैं। मैं बस डायरेक्शन को रेड कर देता हूं। ये करंट ऊपर, ये वाला करंट नीचे, ये वाला करंट भी नीचे, एसेंस। ठीक है। लूप 1 का सेंस बेटा ऐसा है। चलो मैं इन वायर्स को नंबर दे दूं, 1 2 3। वायर 1 की तरफ से बनने वाला करंट पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा? लूप 1 के लिए नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये करंट जो चल रहा है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, ऐसा। राइट हैंड थंब रूल लगाएं। और जो लूप 1 का सेंस तुमने चॉइस किया है उसका अपोजिट है, तो ये वाला करंट क्या हो गया? नेगेटिव। माइनस है, प्लस। पॉजिटिव। इसकी अपोजिट डायरेक्शन आई तो पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली समझने वाली बात है। और ये वाला करंट भी क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर लूप 1 के लिए मैंने काम किया तो बी डॉट डीएल हो जाएगा म्यू नॉट आई माइनस आई माइनस आई। सोच के देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर क्या बना? माइनस म्यू नॉट। माइनस म्यू नॉट आई। करेक्ट हो रही है बात? तो एक ऑप्शन क्या बनेगा? क्यू। क्यू। एक ऑप्शन क्यू बनेगा, और इसके साथ साथ एस भी बनेगा, क्योंकि नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज अलोंग द लूप। लूप पर हमेशा 0 होता है। लूप के लिए वर्क डन 0 होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन मत लो यहां पे। ठीक हो रही है बात? यस। तो एस तो चारों लूप के लिए आएगा, ये तो कंफर्म ऑप्शन है, सबके साथ जुड़ेगा ये। खाली हमने ढूंढना है पी क्यू आर में क्या आएगा। तो ये बात एक ही चल रही थी, एक का मामला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बी के साथ क्या होगा। तो लूप 2 का सेंस यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो हम इसका करेक्ट सेंस ये मानेंगे जो मैं अब बता रहा हूं, ऐसा मानेंगे। ठीक है, ऐसा। तो कौन से करंट पॉजिटिव हो गए? 1 का, 2 का, 3 का, कौन से करंट पॉजिटिव है? 1 और 3। 1 और 2 के, 1 और 3 1 और 3 के पॉजिटिव हुए, जबकि 2 का कैसा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव हुआ। तो फटाफट बताओ क्या लिखें? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू ये म्यू नॉट, 1 के लिए प्लस, 2 के लिए माइनस, 3 के लिए वापस से प्लस। आंसर क्या आया? म्यू नॉट आई। मतलब बी के लिए क्या ऑप्शन जुड़ा? पी। पी, और साथ में एस तो रहेगा ही रहेगा। लूप 3। अब लूप 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ऐसा 8 बनाया वो, ऐसा काइंड ऑफ इन्फिनिटी साइन बनाते हैं ना, ये यहां से गए, फिर इधर गए, फिर ऐसा घूम के ये इधर आए, ऐसा चल रहा है। ये दिखा? ऐसा चल रहा है। तो इस सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में सिर्फ एक ही करंट है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। इस सेगमेंट में 2 करंट है, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, तो 2 वाला करंट इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। यस। 2 वाले करंट के हिसाब से ये ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, यस। और लूप तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो 2 वाला करंट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 3 वाला करंट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस लूप में कोई कंट्रीब्यूशन बनेगा क्या? दोनों आई माइनस आई कैंसिल हो जाएंगे। 0। और इस सेगमेंट में कुछ बचेगा क्या? यस, बचेगा। ये करंट और ये सेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है बेटा। ये करंट और ये सेंस कैसा है? नेगेटिव।
नेगेटिव है, तो लूप 3 के 2 कंट्रीब्यूशन में से ये वाला कंट्रीब्यूशन खाली हो गया, 0 हो गया, सिर्फ इधर बचा। अच्छा, जो बचा वो पॉजिटिव बचा या नेगेटिव बचा? नेगेटिव। नेगेटिव बचा। तो ये आंसर हुआ। तो सी के लिए भी हमारा क्लेम क्या होगा? क्यू और Q और S। अच्छा, अब इधर देखो, ये ऐसे चल रहा है, ये वाला करंट इधर क्या करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा। अब ये लूप ऐसे जा रहा है, चूंकि करंट के 2 अपोजिट डायरेक्शन हैं इसी जगह पर, तो ये भी 0 हो जाएगा। यस। हाँ या ना? यस। तो यहां बचा, जो बचा क्या? पॉजिटिव बचा ना। तो डी केस का आंसर क्या आएगा? पी और एस। म्यू नॉट आई। तो डी के लिए मैच होगा P, S। तो ये आंसर्स होंगे इसके। अब इस क्वेश्चन का इंटेंशन सिर्फ आपको ये समझाना है कि इसमें हमने करंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग मोर। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एम्पियर्स लॉ। तो जितने भी कंडक्टिंग वायर्स हमारे पास हैं, भले किसी साइज, किसी शेप, किसी डायमेंशन के हों, उसके थ्रू डेवलप होने वाला अगर हमको नेट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी अवर अप्रोच? क्या तरीका हम अपनाएंगे? आंसर सिंपल है। उस कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग में आने वाले रीजन में जहां पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, हम उस एरिया को बाउंड कर देंगे, उसकी बाइंडिंग बना देंगे, फेंसिंग कर देंगे उसकी, उसमें एक लूप ट्रेस कर लेंगे। करेक्ट हो रही है बात बेटा? यस। अब जो लूप आपने ट्रेस कर लिया उसका एक सेंस चॉइस करेंगे ना भाई, यहां से ऐसे घूम के ये अपने को ऐसा क्लोज करना है। तो उस पूरे एरिया में आने वाले मैग्नेटिक इंडक्शन का और उस लूप के छोटे से एलिमेंट का, छोटे से हिस्से का आपने BDL वाला इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअली रिजल्ट करता है किस चीज में? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। क्या इसमें हमें लूप के शेप और साइजेस पे ध्यान देना है? कुछ हद तक तो नहीं, हम जैसी मर्जी वैसा लूप का साइज और शेप चॉइस कर सकते हैं, बाद में कैलकुलेशन में वो आ जाएगा, लेकिन फ्रीडम हमारे ऊपर है, हम जैसा चाहे वहां चॉइस करें, जैसी मर्जी चाहे वैसा चॉइस करें। क्या कंडक्टर के साइज और शेप और उसकी स्ट्रक्चर पे हमको ध्यान देना है? नहीं, हमको खाली एरिया बाइंड करना है, बस, दैट्स इट। छोटा सा मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि कौन से करंट्स को हम पॉजिटिव लेंगे और कौन से करंट्स को नेगेटिव लेंगे, ये आप बताएं मुझे तेजी से। विच करंट्स वी आर गोइंग टू टेक पॉजिटिव? मैग्नेटिक फील्ड डीएल के डायरेक्शन में। एक ऐसा करंट जिसकी वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के सेम सेंस में बनता है तो वो करंट पॉजिटिव आ जाएगा, और एक ऐसा करंट जिसकी वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन डीएल के अपोजिट सेंस में बनता है तो उस करंट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव माना जाएगा। तो इस हिसाब से प्लस और माइनस करंट्स को जोड़ते चलेंगे हम, और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर किसी स्पेस में हमने ये लिखना पड़ा कि BDL इज इक्वल टू 0, तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये माना जाएगा कि वहां पे करंट 0 है। मैग्नेटिक इंडक्शन की गारंटी नहीं लेंगे हम कि वो 0 है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब हम BDL को उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं BDL cos थीटा। देखें यहां हमने लिखा BDL cos थीटा। बहुत केयरफुली हमें यह ख्याल रखना है कि ये cos थीटा हमेशा मेजर किया जाएगा B की डायरेक्शन और DL के सेंस में, DL की डायरेक्शन में कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो B और DL के जो इंडिविजुअल डायरेक्शंस बनते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस जगह पर आप इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को थीटा से रेफर करेंगे और इक्वेशन BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट भी रीड की जा सकती है। ओके विद दिस? यस। अब हमें इसके एप्लीकेशंस समझने हैं। अब हमारी सिलेबस में इसके 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 में से एक एप्लीकेशन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक सिंपल सा आसान सा डेरिवेशन जो कुछ हद तक मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है, कुछ हद तक। तो आइए एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं, फिर उसके बाद आज लेक्चर को इस पॉइंट पर हम लोग एंड करेंगे। नाउ दिस कैन बी 3 मार्क आर्टिकल इन द थियोरी पेपर। 3 मार्क का आर्टिकल बनता है ये थियोरी पेपर में, और फॉर्मूला तो याद है ही हमको, बस उसका एक फॉर्मेट, उसका एक कंडीशन हमको समझना है। Now magnetic field due to a long straight current carrying wire, it is a typical case of infinitely long current carrying wire. तो हमारे पास एक infinitely long current carrying wire है,
ऐसी हमारा ये मानना है कि इसमें से करंट I चल रहा है, किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, और इस पॉइंट P का सेपरेशन हम फिलहाल मेंशन करना चाहते हैं कि इस पॉइंट से ये स्मॉल r इस गैप पर है। आर थिंग्स क्लियर? Yes. अब इसका आंसर तो हमें पहले से पता है, बट हाउ डू वी स्टार्ट एंड हाउ डू वी राइट अ 3 मार्क डेरिवेशन, ऐसे हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि जहां हमें मैग्नेटिक इंडक्शन को फिगर आउट करना है, उस पूरे एरिया को हम बाइंड करेंगे, फेंसिंग कर लेंगे, उसका लूप बना लेंगे। तो ये हमने एक एम्पियरन लूप कहा जाता है इसको, जैसे होता है ना गॉसियन सरफेस, ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम? एम्पियरन लूप। गेटिंग इट? Yes. अब इसमें बेटा हमने एक छोटा सा एलिमेंट जो यहां पे कंसिडर कर लिया, लेट्स से कि उसका सेंस ऐसा है, हमने खुशी खुशी इसका नाम दे दिया डीएल, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमने लिखा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब आई नेट की यहां कोई जरूरत नहीं है बिकॉज एक सिंगल ही करंट चल रहा है, तो हमने लिखा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करने लग जाएं तो हम ऐसे लिखेंगे बी डॉट डीएल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ये वेक्टर फॉर्मेट हटा दिया, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने। अब ये चेक करें कि बी कहां जा रहा है, बी का सेंस क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं फिलहाल बी का सेंस क्या है? Same as DL. तो ये मैं एज अ डायरेक्शन ऐसे बता सकता हूं, ये है बी का सेंस, ठीक है। इस जगह पर ऐसे टेंजेंशियली क्लेम करना पड़ेगा हमको, ऐसे ये घूमता जा रहा है, बी का सर्कल भी ऐसे ही घूमेगा अगर देखा जाए तो, Yes. करेक्ट है बेटा? सो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट हियर कि करंट सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 is equal to 1, and you may write BDL is equal to mu naught I. करेक्ट हो रही है बात बच्चों? Yes. इसमें से बी फैक्टर बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन क्लोज लूप का चलाएं डीएल पे, mu naught I. Now DL is a part of a circle. DL is a part of circle. If we integrate such an element which is a part of a circle, then we will be getting the circumference of the circle. Yes. एक ऐसे एलिमेंट को जो एक सर्कल का हिस्सा है उसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हमको टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 pi. फटाफट बताएं। 2 पाई आर, करेक्ट है बात? यस, Yes. एंड इट जस्ट कंटिन्यूज सेइंग म्यू नॉट आई, देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, एंड फिनिश। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इतना छोटा सा ये डेरिवेशन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपने इसको ठीक ठाक तरीके से लिखना है और ऐसे ही इसको कंपेयर किया जाएगा। ओके विद दिस? अब Yes. इसमें दो और डेरिवेशन आते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। One of them is about solenoid and another of them is about toroid. We are just left with 15 minutes and I don't want to continue with these two derivations. 15 मिनट के अंदर मैं इनको निपटा दूं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। अगली क्लास में हम इसको इत्मीनान से 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स इतना जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना लेके बिल्कुल आराम से इत्मीनान से इन चीजों को समझते हैं। ये आप चाहते हैं 15 मिनट में कर लो तो अभी खत्म कर दें, एज यू विश। यस, नहीं। ठीक है। तो अगली क्लास में बाकायदा इत्मीनान से करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये समझाते समझाते आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएं, ताकि जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आए। बिल्कुल इजीली ये चीजें आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं। तो जितना सिखाया गया है उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उसकी लर्निंग अच्छी सी करें, लिख करके निकालें। और जहां तक इस लॉ का सवाल है, ये लॉ तो बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखना है, इसी अंदाज में लिखना है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में अपने ऐसे दिया हुआ है।
यही इसका फॉर्मेट आपने, वर्ड्स आपने यही चॉइस करनी है, बिकॉज ये एक लॉ है, तो लॉ या प्रिंसिपल लिखते वक्त हम वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा बताया गया एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे। ओके विद दिस, रुक जाए फिर।